दीदी मेरी जहाँ शादी फिक्स हुई है वो लड़का 35 के अराउंड कमाता है। 2 सिस मैरिड हैं, 2 अनमैरिड हैं। एक बड़ा भाई की दुकान है, उसके भी 3 बच्चे हैं। मेरे पापा भाई सबकी गवर्नमेंट जॉब है। 2 लाख प्लस मंथली इनकम है। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, वर्किंग हूँ प्राइवेट में। बट वो लोग मेरी प्राइवेट जॉब छोड़ने को कह रहे हैं। मैं खुश नहीं हूँ। नेक्स्ट मंथ शादी है, मैं कैसे सर्वाइव करूंगी? सब में प्लीज बताएं। देखो, एक तो ये मेंशन नहीं हुआ कि लड़का कर क्या रहा है। दूसरी चीज, आपके और उनके परिवार के स्टेटस में, रहन सहन में मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा फर्क सुनने में ही। 35 के कमाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप भी कमा रही हो तो ठीक ठाक पैसे आप लोग कमा लोगे। आदमी कमा भी कम रहा है, दूसरी तरफ आपकी नौकरी भी छुड़वा रहा है। भले मैं कह रही हूँ आप प्राइवेट ही कर रहे हो, लेकिन प्राइवेट ही क्या आसानी से मिल रही है? सिविल इंजीनियरिंग हमने इसलिए थोड़ी की थी कि हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें, पास करें, नौकरी लें, इतनी स्ट्रगल करके, देन शादी करके फिर हम होम मेकर बन के रहें। और उस डिग्री का क्या होगा? तो आपको बजाय नेक्स्ट मंथ मैं सरवाइव कैसे करूंगी, आप जानते बूझते आप एक फ्रस्ट्रेशन के घेरे में जा रहे हो। उससे बढ़िया ये है कि आप अपने घर वालों से बात करें। यही जो सेम आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, वो अपने मम्मी पापा को बिठा के पूछो कि क्या सोच के वो आपकी शादी उनसे कर रहे हैं। क्योंकि अभी तो कहना बेटी बाप के घर है, एक बार चली जाओगी फिर ये परेशानी आपके सिर पे जब टूटेगी, एंड देन आप कैसे डील करोगे? तब आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, करना ही करना है डील। अभी 1 महीना है, अभी आपके हाथ में बात है आगे की लाइफ बिताने की। तो ये बात मेरे से जो बोली है, ये बैठ के भैया अपने पेरेंट्स से बात करो कि मेरे मन में ये विचार उठ रहे हैं, इनका क्या संतोषजनक हल है, क्या सोच के मेरे को उस घर में बिहारे हो, क्या सोचा है आगे कि मैं इतने कम पैसों में, या फिर नौकरी भी छूट जाएगी, जिम्मेदारियां वो इतनी सारी हैं, कैसे मैं करूंगी? तो एक बार घर में पहले बात कर लो, फिर शादी के बारे में सीरियस होना कि मैं कर ही रही हूँ। क्योंकि देखो, कहने की बात नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं होती आजकल की हाँ शादी तय हो गई तो होएगी जरूर। 10 बार सोच लो यार, पूरी जीवन भर का फैसला है। और पैसे बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है ना, पैसे कम है लेकिन आपको कमाने देते तब भी बात ठीक हो जाती। तो ये है एपिसोड 150, उसके जवाब मैं देखने बैठी हूँ अब। और आप लोगों को बहुत ज्यादा वो पसंद आया तो ढेरों शायद कमेंट होंगे। कोशिश करूंगी कि सबके कमेंट के आंसर दे पाऊं। फिलहाल आज का एपिसोड जल्दी से शुरू करते हैं। आओ बहन बातें करें। दी ब्लॉग के साथ अपना फेशियल और स्क्रब का रूटीन भी शेयर कीजिए। सारे दिन के काम के बाद भी आपकी रात को स्किन इतनी चमकदार और एनर्जेटिक कैसे रहती है? क्या आप सच में क्योर स्किन ऐप यूज करते हो? ये उसी का कमाल है या कुछ और? प्लीज शेयर कीजिए। तो देखिए, मैं व्लॉग आपके साथ जितने शेयर करती हूँ ना, सच में जितना कुछ होता है आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये सारा जो स्किन का आप देख रहे हो, ये मैजिक सब क्योर स्किन ऐप का ही है, जिसको मैं कई सालों से यूज कर रही हूँ। आप कहीं जाते हो, कोई फंक्शन है, कोई एनिवर्सरी है, अगर आपकी पड़ गई, बर्थडे है, कोई स्पेशल पूजा है, त्योहार है, कुछ भी है ना? आपका काम बढ़ जाता है तो कई बार आपके पास टाइम नहीं होता फेशियल स्क्रब वगैरह करने का। बदलता मौसम है, कभी झाइयाँ हो गई हैं, या फिर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, या पिंपल्स हो गए हैं, कोई स्किन प्रॉब्लम आपकी चल रही है, आपको उसे ट्रीट करने का टाइम नहीं मिला, एंड आप सोच रहे हो कि मेकअप करके उसको हाइड कर लेंगे। लेकिन ये आपने भी फील करा होगा कि जब हमारा स्किन अच्छी नहीं होती तो मेकअप भी उसके ऊपर उतना सूट नहीं करता। आज मैं सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट अपनी स्किन को ही लेके रहती हूँ। मुझे एग्ज़ैक्टली पता है कि मुझे इस पे क्या लगाना है, एंड ऑल थैंक्स टू क्योर स्किन ऐप। क्योर स्किन ऐप से मुझे एक जो किट मिली है वो पूरी तरीके से डॉक्टर्स द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है। क्योर स्किन ऐप है क्या? ये एक कस्टमाइज्ड स्किन केयर ऐप है जो ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। मुझे मेन प्रॉब्लम थी स्किन को लेके, तो मैंने स्किन केयर वाली ही किट इनकी ऑर्डर करी। लेकिन इनके पास बालों का भी ट्रीटमेंट होता है। अगर कंसर्न चूज कर लिया, देन आपकी बात होती है डॉक्टर से। डॉक्टर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आपकी कोई दवाई तो नहीं चल रही, कोई एलर्जीज तो नहीं है, आपकी एज क्या है, अभी कौन से प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। तो डिटेल में आपकी स्किन के जानकारी ली जाती है। उसके बाद आपका स्किन एनालिसिस होगा, तो आपको एक फ्रंट की और एक साइड की फोटो वहां पर पोस्ट करनी होती है। देन वहां से डॉक्टर कस्टमाइज्ड स्किन केयर प्रोडक्ट आपको रिकमेंड करते हैं। आप उसको ऑर्डर करते हो, 2-3 दिन में आपको वो किट मिल जाती है।
अब मैंने जो किट ऑर्डर करी है वो है 2200 की, जो 2 से 3 हफ्ते में ही बहुत अच्छा काम करना शुरू कर देती है। लेकिन एक किट अफोर्डेबल रेंज में भी है, वो है 1700 रुपए की। यूज कैसे कैसे करना है सारी इंस्ट्रक्शन आपको मिलती हैं। डाइट प्लान आपको प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा भी कोई इशू होता है तो 24/7 इनकी टीम आपसे बात करने के लिए हमेशा डॉक्टर्स के साथ अवेलेबल रहेगी। साथ ही मंथली फॉलोअप भी होते हैं, जिसमें ये पता लगता है कि आपकी स्किन में प्रॉब्लम कितनी हद तक क्योर हो गई। जो एक कोड आपको सामने नजर आ रहा है सुनीता 100, जब आप ये अप्लाई करोगे तो आपके कार्ट वैल्यू में 100 रुपए और कम हो जाएंगे। और स्किन ऐप का डाउनलोड लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज डू चेक आउट एंड से हेलो टू गुड स्किन। स्किन की बात हो गई, अब बात करते हैं अपने घर द्वार की, मैके और ससुराल होगी। क्वेश्चन आए हैं, दीदी मैंने 5 साल पहले अपने भाई को 80,000 रुपए और 2 तोले गोल्ड दिया था, और जब भी मांगती हूँ तो वो मुझसे लड़ाई करते हैं। मैं अपने घर के पेपर ले आई हूँ, मेरे भाई को पता चल गई है तो मम्मी को परेशान कर रहे हैं। क्या मैं घर के पेपर वापस कर दूं? भाई और मैं मैरिड हैं, मैं मायके नहीं जाती हूँ, भाई भाभी से लड़ाई हो गई है। देखो, जब आपने दिए थे उस टाइम पे कौन बीच बचाव कर रहा था, या आपने भाई बहन होने के नाते एक दूसरे पे भरोसे पे दिया और बाद में उसकी नीयत पलट गई? वो चीज सबसे गंदी लग रही है। लेकिन आप बदले में ले आई घर के पेपर। अब माँ बापा को इसलिए परेशान कर रहे हैं क्योंकि आप उनकी मर्जी के बिना तो घर में तिजोरी से निकाल के लाई नहीं होंगी, तो वो उन पे प्रेशर डाल रहे हैं। अब या तो आपके मम्मी पापा ने जब आपको पेपर ले जाने की परमिशन दे दी या इतने गट्स रखे कि आपको दे दिए, तो वो उनको भी झेलने की गट्स रखें, कहें कि भाई तू उसकी चीज दिया वापिस, कागज लिया, तो बिल्कुल सीधी सी बात है, कोई परेशानी नहीं होगी और कोई इस चीज का हल नहीं है। और आप भी, जहां तक है मैं मान रही हूँ, यही सोच के चल रही होंगी कि भाई तू मेरा लिया हुआ वापस दे दे। भाई 2 तोले सोने और 80,000 रुपए में घर तो नहीं आता कि मैं रख नहीं रही, लेकिन तू मेरी चीज वापस दे जा और अपनी ले जा। ये बात फोन पे आप चाहो तो क्लियर कर लो कि मैं कौन सा तेरा घर बेच रही हूँ, लेकिन ये चीज मेरे पास रहेगी, जैसे मेरी चीज तेरे पास है, तू दे जा और वापस ले जा। लेकिन मम्मी पापा को परेशान मत कर। अगर आप पे बात आए, नहीं तो आपके पेरेंट्स इसको 1 मिनट लगेगा डील कर सकते हैं। यही सेम बात वो कह सकते हैं कि भाई तू उसका सामान दिया जाके और अपनी चीज लिया, हमने तो इसलिए दे दिया, लड़की तो वो भी है, उसे भी तो कुछ तो कराना ही था। बस इतना बोल दे, बात खत्म हुई। नेक्स्ट, दीदी मैंने मेरे ससुर और देवर की उनकी बीमारी में जितनी हो सके उतनी सेवा की, और मैं एक दिन हस्बैंड से झगड़ा हुआ तो वो बोले कि तूने मेरे पापा और भाई को मार दिया। मुझे बहुत ज्यादा फील हुआ ये बात। मैंने अपने 2 छोटे बच्चों के साथ उन दोनों को भी संभाला। हालांकि बाद में गुस्सा ठंडा होने पर हस्बैंड ने सॉरी बोला और कहा कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैंने गुस्से में तुम्हें गलत बोल दिया, पर मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। अब फिर सब कुछ हम दोनों के बीच नॉर्मल हो गया। हस्बैंड अच्छे से बात करते हैं, पर वो बात मुझे अंदर से खा रही है, दिमाग से जाती ही नहीं। मैं क्या करूं दीदी? देखो, इतना दिमाग तब आप खराब करो अगर वो सॉरी भी ना बोलते पलट के। ठीक है, उन्होंने जोश में या कुछ भी है। वैसे तो मैं, मेरा मानना हमेशा यही है कि गुस्से में, मजाक में, नशे में कोई भी आदमी ऐसी बात नहीं बोलता जो उसके दिमाग में हो ना। नया विचार नहीं आता। जो हमारे मन में दबी हुई बातें हैं ना, वो ही निकलती हैं इस टाइम पे। लेकिन फिर भी हो सकता है मूवमेंट ऑफ हीट या कुछ भी है, उन्होंने कह दिया। अब वो अपनी गलती मान रहे हैं, इसका मतलब अपने रिश्ते को खास मान रहे हैं, माफी मांग ली, सब कुछ है, तो भूल जाओ। और रही बात ये कि वो क्या मान रहे हैं, देखो जब भी तुम किसी बीमार का या किसी मुसीबत में मारे का मदद करने जा रही हो, है ना, तो हमेशा ये मान के चलो कि ये तुम अपने कर्मों की डायरी में एक अच्छा कर्म जोड़ रही हो। बदले में कोई और तो क्या, जिसका तुमने भला करा, अगर वो भी तुम्हें गाली दे देना तो बिल्कुल गुस्सा नहीं आता ये सोच के, क्योंकि हमें अंदर खाने ये पता होता है हमने जो किया अपने लिए किया, इसके लिए नहीं किया। एक संतुष्टि रहती है, तो वो हमारी ग्रेटफुलनेस रखे नहीं रखे, इट्स ओके, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, ना हमें गुस्सा आएगा। तो आगे से जब भी किसी का करो तो यही सोच के करो। कोई और उल्टा ही बोल रहा है ठीक है, लेकिन अगर आपने उनकी ढंग से सेवा करी थी मन से, तो हिसाब करने वाला वो ऊपर बैठा है। नीचे वालों की टेंशन मत लो कि ये क्या आपके बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट, मेरी मम्मी अब नहीं है। मम्मी के साथ बुआ बहुत मारपीट करती थी, मुझे अब पता लगा है कई साल बाद। अब मुझे गुस्सा आ रहा है, बहुत लगता है बुआ को सुनाऊं जरूर। बुआ को मेरी मम्मी के साथ ये सब क्यों किया, मन में बहुत गुस्सा है। बुआ को अब बोलूं या नहीं? नहीं, क्योंकि अब मम्मी नहीं है। आपका बोलने का बनता अगर अभी भी ये सब कुछ चल रहा होता। अब जो हो गया सो हो गया, ठीक है ना। लेकिन बुआ से ऑब्वियसली आप पहले जैसे टर्म नहीं रख पाओगे, जो माँ और बुआ की तरफ प्यार रहता है भतीजों का भतीजियों का, वो नहीं रहेगा। एंड इट इज नॉर्मल। कभी कहें कि तू तो ये वो हमें करती नहीं, मानती नहीं, तब आप पलट के कह देना कि मुझे आपके बारे में बातें ऐसी पता चली कि मेरा मन खट्टा हो गया आपकी तरफ से।
है ना, लेकिन पड़ी लकड़ी लेने की कहना जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, दी प्लीज रिप्लाई कीजिए, अर्जेंट है। मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरी शादी के पहले से ही माँ पति के साथ रहती हूँ मैं। तो यहाँ सारे लोग पूछते हैं तुम्हारी मम्मी नहीं आती है क्या, तुम भैया दूज क्यों नहीं करती, लेकिन दी मैं अकेली हूँ, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। मैं छोटी थी तब मम्मी चली गई, जब मैं बड़ी हुई तो पापा और चाचा चाची ने शादी कर दिया, लेकिन वो लोग पैसे मांगते हैं तब रिश्ता रखेंगे। मैं क्या आंसर करूँ, प्लीज बताएं। इसमें आंसर क्या ही करना है, आंसर हमें सोचना तब पड़ता है जब हम सच के अलावा कुछ और झूठ बोल रहे हो। तुम भाई दूज करने नहीं जाती, जैसे कि मेरा भाई नहीं है। तुम्हारी मम्मी नहीं आती, कहो कि मेरी मम्मी अब है ही नहीं तो आएंगी कहाँ से। एक बार यही तो बोलना है, इसमें झूठ सच क्या है। आप ये थोड़ी है कि आपके घर में है मम्मी पापा सब लोग और वो नहीं आ रहे तो आपको लग रहा है कि अब मैं इनकी असलियत आ जाएगी, मैं छुपाऊं। जो दुनिया में ही नहीं है वो कैसे आएगा। तो बताना ही तो है। अगर किसी को अपनी जनरल नॉलेज इतनी बढ़ानी है तो बढ़ा दो, वैसे तो पूछने वाला ही बेवकूफ जब दिख रहा है तो। लेकिन होती है क्यूरियोसिटी, तो उनकी क्यूरियोसिटी शांत कर दो। नेक्स्ट, हाय दी, मुझे एक डिलेमा है, प्लीज मुझे क्लैरिटी दे। मेरी शादी के 9 साल हो गए, एक बेटा है। शादी के स्टार्ट में जिन चीजों जैसे अपने घर, एक बेटा, हबी के प्यार, सब चीजों का हद से ज्यादा स्ट्रगल किया, बट बहुत कुछ झेला, फिजिकली मेंटली इमोशनल, विदाउट एनीवन सपोर्ट। आज अप्रोक्सीमेट वो चीज सब चीजें हो चुकी हैं, बट अब मैं टूट चुकी हूँ, हर तरह बीमार रहती हूँ, कोई चीज करने का मन नहीं करता, बस दिमाग बार बार उसी स्ट्रगल का टाइम याद कर करके दुखी होता है। लाख कोशिश के बाद ये एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ, खुश नहीं रह रही हूँ। स्ट्रगल के टाइम लोगों ने किस तरह बिट्रेड किया, वही मेमोरीज माइंड में चलती रहती हैं। डू समथिंग प्लीज दीदी। आप पता है क्या करो, जो आपको तब चाहिए था फाइनली आपको मिल गया। एंड पता है क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना किसी चीज के लिए, फिर हम वहां पहुंच जाते हैं। मान लो हमें कोई एग्जाम क्रैक करना है, कुछ भी करना है, हम लगे पड़े हैं, फिर हमने वो कर लिया, तो वहां पॉइंट पे आके ये एक नॉर्मल सी चीज है, ऐसा ही फील होता है जो आपको हो रहा है कि अब क्या, है ना। तो फिर हमें क्या हो रहा है, पिछली चीजें याद आ रही है कि यार हमें आने के लिए कितनी मुश्किल हमने उठाई है वो। उससे आगे निकलने का रास्ता क्या है कि अब हम जहाँ पहुंच गए ना उससे आगे की चीज देखें। तो अगर आपने अपने परिवार में या जो भी आपको चाहिए था वो लक्ष्य आपने हासिल कर लिए, तो इट्स हाई टाइम कि अब आप कुछ और नए लक्ष्य बनाएं। वो आपकी पढ़ाई, जॉब, टैलेंट, कुछ हॉबी, कोई डांस क्लास, कोई जिम, कुछ भी हो सकता है। आप अपनी नई क्लासेस, कुछ भी नए लक्ष्य निर्धारित करो और उसके लिए अब स्ट्रगल, दौड़ना या टाइम निकालना शुरू करो, तो आप ऑटोमेटिकली पिछले वालों को भूल जाओगी। चक्कर यही हो रहा है कि अब सॉर्टेड हो गई है लाइफ, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या, क्योंकि आपको आदत पड़ गई एक उधेड़ बुन में रहने की। ये हो रहा है। तो एक अच्छी सी पॉजिटिव सी उधेड़ बुन ढूंढो और उसमें लगो, कुछ नया सीखो, कहीं नई जगह जाना शुरू करो एंड बी बिजी, सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, हेलो दी, प्लीज रिप्लाई जरूर देना। मेरे हस्बैंड बहुत छोटी छोटी बात को लेकर 2 मंथ से बात भी नहीं करते, ऊपर से सास ने 5 दिन पहले मेरे लिए और भर दिया। मैंने अपना पक्ष बताया, तब से मॉर्निंग में खाना टिफिन भी नहीं ले जाते, नाइट में खा लेते हैं, लेट नाइट आते हैं, उनका रूटीन वही, सास उसी टाइम उनको कुछ कुछ सिखा देती है। और आज टिफिन के लिए फिर बोला, बच्चे ने तो कहते हैं माँ को ही मेरा खाना तू ही बनाएगी, इसको पड़ी रहने दे, वैसे भी करती क्या है। और सास मेरे किचन में जाने से पहले सब्जी और चपाती बनकर रख दी। मैंने फिर मेरा और बच्चों का बनाया, मैं क्या करूं, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, हर 15 दिन में झगड़ा करवाती रहती है। मेरे ट्विंस बॉय हैं, 5 ईयर के, 13 ईयर हो गए हैं शादी को, फिर भी नहीं समझते। हस्बैंड कुछ, सबकी सब कुछ काम मैं ही करती हूँ। सास पूरा दिन लेटी रहती है, लड़ाई करवाने के बाद काम में आगे हो जाती है। ऐसे तो उठकर कुछ भी नहीं करती और फिर इनमें एनर्जी कहाँ से आ जाती है शरीफ बनने की। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अब ये माँ बेटे बहुत गंदा बोलते हैं, गाली गलौज भी। अब बच्चों की वजह से बहस नहीं करना चाहती, बट आगे से आगे ड्रामा क्रिएट करते हैं। आपकी स्थिति बहुत ही दयनीय है और मैंने इतना लंबा कमेंट आपका इसी चक्कर में पढ़ा गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखो जो ये बुराई कर रहे हैं या कुछ भी है, आपके हस्बैंड चाहे सीधे मुंह बात करें या नहीं करें, आपको उनसे ना बैठ के बात करनी ही पड़ेगी कि आखिर मेरे ऊपर इतना गुस्सा किस चीज का है। आप लड़ रहे हो, ठीक है लड़ो, लेकिन लड़ने में कोई बात तो बताओ कि मतलब क्या गलत करा मैंने, तो मैं कोशिश करूंगी उसको सुधारने की। माँ का नाम मत लाओ बीच में, उसको सुन के वो बिदकेंगे। लेकिन आप सीधे एक बार उनसे ये पूछो, एक बार नहीं 10 बार, जब तक वो बता ना दे कि हाँ बताओ मेरी क्या गलती है।
अपना पक्ष भी रखो कि देखो दो दो बच्चे हैं, 5 साल के जुड़वा, मैं समझ रही हूँ, मैं इसीलिए पूरा पड़ गई, 5 साल के जुड़वा बच्चे हैं, अभी आपकी रेल बनी पड़ी होगी बच्चों में ही, और साथ में आदमी वैसे भी परेशान है। तो स्थिति समझ में आती है, क्योंकि जब मैं अपने घर के लिए निकली थी ना, चारों तरफ से मेरे सिर पे कहना ओले पड़ जाते हैं, वो वाली चीज हो रही थी ना, चारों तरफ से मुसीबतें सी फील हो रही थी कि आ रही हैं, और मैं दुनिया में अकेली महसूस कर रही थी। मेरे बच्चे पता है कितने साल के थे? 3.5 साल के। 3 की ये पूरी हुई थी जब मैंने घर के बारे में सोचना शुरू किया था, और वो महाभारत हमारे घर में शुरू हुई थी ना, कलेश, और वो बिल्कुल साइलेंट चलता था। एंड मेरे ऊपर इतनी उंगलियां उठ रही थी, इतना मतलब मेरा अपना कोई कहने के लिए नहीं था उस टाइम पे। तो मैं कैसे उन बच्चों को देखूं और उनकी मासूमियत पे फर्क ना पड़े, उन्हें बिल्कुल एहसास ना हो कि उनकी माँ के ऊपर क्या बीत रही है इस टाइम, है ना? तो वो टाइम मुझे याद आ गया। लेकिन भाई जो है सो है, मुश्किल आ गई, कोई बात नहीं, अब उसको हैंडल करना है। तो एक तरफ आपको अपने बच्चों के लिए वही प्रसन्नचित्त माँ बन के दिखाना है, क्योंकि उनका ये टाइम वापस लौट के नहीं आएगा। एक बार बड़ी हो जाएंगे ना बच्चे, जब 6-7 साल के हो जाएंगे, आप तरसोगे इस टाइम के लिए। तो एक तो बच्चों के साथ आपको एक तरफ बहुत अच्छे से रहना है, वहां पर कोई फर्क ना पड़े, ये आपको मेक श्योर करना है। दूसरी तरफ आपको अपने पति से लगातार बात करनी है, बजाय अपनी सास की बुराई करने के। सिर्फ अपने पति से अपनी गलती पूछ लो कि मेरी क्या कमी हो रही है, आप बताओ, मैं कोशिश करूंगी उसको सुधारने की। ना रो ना पिटो, बिल्कुल सॉर्टेड उनके सामने नाटक करो, चाहे भले सॉर्टेड आपको फील नहीं हो रहा, है ना? बिल्कुल शांत रह के उनसे बात करो कि आप मुझे बता दो क्या गलती हो रही है, कहाँ कमी हो रही है, मैं कोशिश कर लूंगी सुधारने की जितना मुझसे हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे सफर हो रहे हैं, बच्चे आपके भी हैं। अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं चाह रही कि इनका बचपन इस तरीके से जाए। जब आप इतनी समझदारी से बात करोगे ना, भले देखो मुझे लगता है जब दर्द बढ़ता है ना, जो मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ, मैं छोटी सी मुसीबत में बिखर जाती थी। मतलब मेरी मम्मी, अगर 2 घंटे पानी नहीं है घर में, मैं उतने में ही उछली फिरती थी कि नहीं ये वो अब क्या होगा, हाय। अभी भी मतलब मेरे को हो जाती है बेचैनी सी कि लेकिन धीरे धीरे आ गया। पर जब इतनी बड़ी मुसीबत मेरे ऊपर पड़ी ना, जब मेरे पास मेरी माँ नहीं है, मेरे अपने भाई बहन भी मतलब मुझे उस चीज में वही है कि यार परिवार है, ये वो रहने दे, मत ले ऐसे डिसीजन, इस तरीके की चीजें, कहीं ना कहीं उनका भी कोई सपोर्ट नहीं है, और फोन करके भी नहीं कोई पूछ रहा कि हाँ भाई तू कैसी है कैसी नहीं, मम्मी तभी गई है, बच्चे मेरे छोटे हैं, पूरे इतनी बड़ी दुनिया में ना आपको ये लगता है कि आप अकेले हो। और उस टाइम को जितना दर्द बढ़ता जा रहा था, जितनी परेशानियां, जितनी टेंशन बढ़ती जा रही थी, मुझे मैजिकली महसूस हुआ कि मेरी बर्दाश्त करने की क्षमता और इतना परेशान होने के बाद भी अपनी बात को बिल्कुल सीधे और सटीक शब्दों में रखने की क्षमता मेरे अंदर बढ़ती चली गई उस 1 साल में। तो आपका ना ये एक ऐसा पीरियड है जब आप तप के निकलोगी, लेकिन सच में कुंदन बन के निकलोगी। आप पहले जैसी नहीं रहोगी, लेकिन पहले से बेटर हो जाओगी जब आप इस झंझावत से निकल जाओगी। तो याद रखना मेरी बात, मुझे याद करना कि हाँ अगर वो निकल गई तो मैं भी निकलूंगी। एक तरफ आपको अपने बच्चों के साथ बिल्कुल उनको इस आंच से दूर रखना है कि घर में क्या हो रहा है, उनके साथ मस्त रहो। उससे फायदा भी होगा, आपको भी एनर्जी मिलेगी, मेंटल स्ट्रेंथ मिलेगी आपको अपने बच्चों के साथ खेल के, उनके साथ टाइम बिता के। ठीक है? और दूसरी तरफ अपने हस्बैंड से लगातार बात करो, बिल्कुल शांत रह के, बुराई किसी की नहीं करनी। मेरी कमी बता दो क्या है, मैं करूंगी, और जो आप फील कर रहे हो उसको भी बड़े लॉजिकली रखो। धीरे धीरे चीजें सुधरेंगी। कितना ही बिगाड़ ले सास, कितनी ही आग लगा ले, कितना ही भड़का ले, अगर आप बिल्कुल सीध में चलोगे ना, शांत काम एंड कंपोज रह के, और पॉइंट टू पॉइंट बात करोगे, आपकी स्थिति बदल जाएगी, देखना। लेकिन लंबा प्रोसेस है, कम से कम आपको साल लग जाएगा, मैं बता रही हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से। जब आएंगी चीजें, आएंगी ट्रैक पे वापस। नेक्स्ट दी, मेरे हस्बैंड उनकी जॉब की वजह से कहीं फंक्शन में आते जाते नहीं है। मैंने उनको बोला जाने को, पर वो जॉब का बोल कर नहीं जाते। मैं जाती हूँ बट कभी कभी, क्योंकि हम हमारे होम टाउन से दूर रहते हैं और सारे रिलेटिव होम टाउन के आसपास रहते हैं, तो जाना भी वहीं पड़ता है और वो हमें दूर पड़ जाता है। हस्बैंड जाते नहीं है, तो मुझे लगता है जब हमारे यहाँ कभी कोई फंक्शन हुआ तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि हर कोई का रिएक्शन सही नहीं होता बाद में। दी मुझे बताएं प्लीज, मुझे क्या करना चाहिए?
आप उनको कन्विंस करती रहो, लेकिन जब तक वो नहीं जा रहे आप जरूर जाओ, कोई ना कोई पहुंचना चाहिए। और बहुत हद तक डिपेंड करता है जो जा रहा है वो क्या बता रहा है, वो क्या छवि पेश कर रहा है जो नहीं आया उसकी। तो ऐसा नहीं है, लोग समझते भी हैं और ये भी देखते हैं कि यार वो नहीं आया लेकिन वो आती थी, है ना। तो उनको बोलते भी रहो लेकिन आप जाते रहो। नेक्स्ट, दी मेरी सास हस्बैंड मेरा फोन का रिचार्ज भी नहीं कराती, मेरे पापा करवाते हैं, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत। शादी के बाद हमारे खर्चे या तो हम उठाएं या हमारा पति उठाए, और किसी तीसरे का मतलब नहीं है मेरी राय में। दी मेरी शादी को 2.5 साल हुए हैं, मुझे पीसीओडी है, बेबी नहीं हो रहा है एंड पता नहीं क्या मुझे प्रेगनेंसी एंड बेबी पालने के बारे में सोचकर भी डर लगता है कि क्या मैं कर पाऊंगी। बेबी के लिए अपनी बॉडी और कंफर्ट जोन सेक्रीफाइस नहीं करना चाहती, मुझे क्या करना चाहिए? क्या ऐसी सोच नॉर्मल है? दूसरों को जब बेबी के साथ स्ट्रगल करते देखते हो तो लगता है कि कम से कम मैं अपनी लाइफ तो एंजॉय कर रही हूँ, क्या ये सोच नॉर्मल है? प्लीज रिप्लाई। जी ये सोच नॉर्मल है, जब तक बेबी हाथ में नहीं आता ना तब तक ऐसा ही लगता है, मुश्किल भी लगता है और एक बार को लगता है कि अरे यार अपने मजे तो हैं। लेकिन यकीन मानो ये ईश्वर का चमत्कार है, जिस दिन आपके पेट में उसका अंश आएगा कि हाँ बच्चा है, ऑटोमेटिक सब चेंज हो जाता है, आपके अंदर मातृत्व खुद आता है। और जिस दिन वो हाथ में आएगी आपकी संतान, आपकी बॉडी और माइंड अपने आप सॉर्टेड हो जाते हैं। उसके लिए आप एलियन बन जाती हैं, माँ बनते ही आप पहले वाली रहती ही नहीं, मतलब आपको कुछ करना भी नहीं है, ऑटोमेटिक चेंज आते हैं वो सारे। सब आप रात को भी जग लोगी, सब कुछ कर लोगी उसके लिए। तो ये ख्याल आना ये भी नॉर्मल है, और बाद में जो होगा वो भी नॉर्मल है। तो ये हर लड़की के दिमाग में एक ना एक बार आता है, किसी के में ज्यादा किसी के में कम, इट इज नॉर्मल। लेकिन अगर बेबी प्लान करोगे हो जाएगा। जब तक ये चीजें छोड़ दो तो जल्दी हो जाएगा और पल भी जाएगा, फिर आप देखोगे कि वाह ये तो ब्यूटीफुल फीलिंग है। नेक्स्ट, थैंक यू दीदी फॉर योर सजेशन। मैं लड़ाकू जिठानी वाला क्वेश्चन पूछा था, ये सेकंड टाइम है जब उसने सीन क्रिएट किया और विक्टिम मुझे बना रही है। 2 साल पहले भी क्लैशेस हुए थे जिसमें 2 मंथ बाद में माफी मांगने गई इनकी घर वालों के कहने से, तो उसने मुझे इतना सुनाया कि पूछो मत। पलट के बोलने का मौका नहीं देती, इतना लड़ती, और लड़ना मुझे आता भी नहीं क्योंकि हमेशा न्यूक्लियर फैमिली में रही हूँ। औरों को छोड़ भी दूं, लेकिन मेरे हस्बैंड का कहना है एक बार बात करके सॉल्व करने की कोशिश कर लेना जब मिलो तो। एग्जैक्टली मैं भी यही कह रही हूँ। लेकिन अगर हम जा रहे हैं माफी मांगने, वो भी इतने से मन के साथ 20% भी नहीं कहना चाहिए, और सामने वाला हो जाए चढ़ के शेयर किया हाँ अब माफी मांगने आ गई अब तो मैं इसकी बेइज्जती करूंगी। भाई साहब तभी पलट के बोलो सॉरी, वापस दफा हो यहाँ से, हम सुन ही नहीं रहे तेरी। ऐसा है तो ऐसे ठीक। और जो भेज रहे थे ना कि शॉर्ट कर ले, कहते है ही शॉर्ट करने लायक, वो चिपट के आ रही है मेरे को डंक मारने के लिए, मैं नहीं जा रही शॉर्ट वॉर्ट करने, जिसको करना हो अपने आप करो। मैंने अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन लगानी थी, लगा दी, वो तो डंक मार रही है मेरे। सीधे आ जाओ, कोई जरूरत नहीं बदतमीजी झेलने की ऐसे इंसान की। मतलब ये तो मैनिपुलेशन हो गया ना कि आप ब्लेम भी हमें कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, हम फैमिली के प्रेशर में माफी मांगने जा भी रहे हैं जैसे तैसे कि चलो यार ठीक हो जाता है एक सॉरी बोलने से। उसे सॉरी भी नहीं चाहिए भाई, सब पूरी माफी का प्रार्थना पत्र चाहिए और उसके बाद फिर वो हमें सुनाएगी भी। जी हाँ, ऐसे थोड़ी हो रहा। हेलो जी, मेरी 2 देवरानी 5 महीने पहले आई, उनको सारे फ्रीडम है, मुझे कुछ भी नहीं। सास बोलती थी वो नई है इसलिए काम नहीं करेगी। 3 महीने तक मैंने सारा कुछ किया, मेरे भी 3 बच्चे हैं, उन पर कुछ ध्यान नहीं दे पाती। 14 लोगों की फैमिली है, गाय बकरी मुर्गी सबका गंदगी भी साफ करना पड़ता है, देसी चूल्हे पे खाना भी बनवाती है, और तो और मेरी गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन भी। सास के ताने हुआ है कुछ महीने पहले, सास के ताने और सारी चीज का फ्रस्ट्रेशन बच्चे पर निकलता है, उसके स्टडी पर भी फोकस नहीं कर पाती हूँ। स्कूल से बहुत शिकायत आने लगी है, इतना थक जाती हूँ, पर ये सब कहते थे काम ही क्या है। 2 महीने से किचकिच हो रहा है तो एक एक दिन के पड़ी गया। एक दिन दोनों साथ में अंदर का काम करेंगी, एक दिन मैं अकेले और बाहर का, और मैं करूं। हस्बैंड से बोलती हूँ तो जैसे सुनते ही नहीं, कॉल कट कर देंगे या दूसरी बात स्टार्ट कर देंगे। सास लोग बोलती है काम चोर है तू, कोई मंत्र दे जिसका गुस्सा शांत रहे, बहुत घुटन हो रहा है, डिप्रेस्ड हो रही हूँ, थैंक्स फॉर रिप्लाई इन एडवांस। देखो जी, आपके हस्बैंड शायद आपके साथ नहीं रहते, अगर मैं याद कर रही हूँ वो शायद आर्मी में या कहीं और है, मतलब आप रहती हैं ससुराल में अगर मुझे ठीक याद है ना। अब आप इतना सास से दबके क्यों रह रही हो ये बताओ। आप काम कर रही हो, इतना सारा कर रही हो, जो पढ़ते पढ़ते मेरा भी इतनी देर लग गई, इतना सारा काम कर रही हो, और उसके बाद आपको टैग क्या मिल रहा है?
तू कामचोर है। दूसरा क्या मिल रहा है, काम ही क्या है। इन दोनों टैग्स को प्रूव कर दो। बनो कामचोर और काम करो मत। कोई कहे ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये ना, काम ही क्या है ही नहीं कुछ काम। क्या बच गया? कामचोर है तू, हाँ तो हम हैं कामचोर। पहले अपना बच्चा पढ़ाओ, उसके स्कूल का देखो, सब करो, बचे हुए टाइम में खाना बनाओ जो हमें भी खाना है। बाकी काम छूट रहा है, छूटने दो, जिससे करवाना है करवा लो, काम तो कुछ है ही नहीं, छूट क्या गया। एक दिन 2 दिन करके तो देखो। इतना आदमी अपनी हड्डियां तब गुलवाए जब उसके बदले में एटलीस्ट कोई ये कह रहा हो कि यार सारा काम करती तो यही है। एक बार ये तो कह दे यार। और नहीं कहता ना कोई, तो आपको प्रूव करने की जरूरत है कि सारा काम करती तो मैं ही हूं। और वो कैसे प्रूव होगा? जब आप नहीं करोगी। पड़ा रहेगा, ये क्यों नहीं हुआ, काम ही क्या है, वो क्यों नहीं हुआ, काम ही क्या है, ये तो काम ही नहीं है, मैंने काम कर दिया, खाना बना दिया। या तो भैया ये हर बार आती है एपिसोड में बात, या तो आप सोच रहे हो मेरा पति मेरा स्टैंड लैंड ऑल दैट, ये वो ले ले, बढ़िया बात है। नहीं तो भगवान ने ना इंडिविजुअल जीव दी है सबको, इंडिविजुअल दिमाग दिया है। अपने हक के लिए बोलना, अपनी समझदारी जिसमें दिख रही है हमारा काम या नुकसान हो रहा है या हमारा पागल बनाया जा रहा है, उस चीज के लिए बोलने के लिए हमारे पास अपनी जुबान है। तो जस्ट बोलो। और नई पुरानी जैसी भी थी, अब वो पुरानी हो गई, ठीक है ना। अभी सुनो इनकी और कहानी सुनो। मेरी सास बोलती है इसको जलाऊंगी, और 5 महीने पहले 2 बहू और आई हैं, एक तो उनसे कोई काम नहीं करवाती, कहती है नहीं करेंगी, जो करना है कर लो। मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं है, उनको मैं बताती हूँ, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। इतना कुछ हो रहा है तो ना, जलाऊंगी की बात पे ना सीधे कह दो, पुलिस में अभी रिपोर्ट ना धमकी की भी लिखी जाती है। जलाने की धमकी दिया जाए ना, इस पे भी जेल हो जाती है। और दूसरी चीज वही है कि भाई अपनी रक्षा भी कर लेना, पागलों को कुछ पता कुछ नहीं, अलर्ट भी रहो उस घर में। लेकिन रही बात इसकी कि काम का जो आपको पागल बना रखा है, अपना लेना सीखो हिसाब किताब की। भैया जब मेरे काम की कोई वैल्यू नहीं है तो मैं क्यों कर रही हूँ? उधर मेरा बच्चे की पढ़ाई नुकसान हो रही है, तो पहले अपने बच्चे की पढ़ाई देखो, बचे हुए टाइम में काम करो। नेक्स्ट, हेलो मैम, हमारे पड़ोस की औरतें काम खत्म करके बाहर पंचायत करने बैठ जाती हैं। मुझे और मेरे हस्बैंड को ये पसंद नहीं। हम इज्जत से लोगों के घर घर जाकर, या कोई हमारे घर आता है तो उन्हें पूरी इज्जत देते हैं। हमारे घर के सामने एक पड़ोसी बिना मतलब के जलन के मारे हमारी छवि खराब करने में रात दिन लगा रहता है, जबकि 12 साल से उनको हमने इतना रिस्पेक्ट दिया। सारे पड़ोसियों का रात दिन उनके साथ उठना बैठना है, आते जाते इंसल्ट करने लगे हैं। 1-2 बार आवाज उठाई तो तमाशा बना दिया। कोई पड़ोसी उनको नहीं बोलता। उनको ना कर लेने दो जो कर रहे हैं। आपके सामने जितने लोग पड़े, जैसे आप बर्ताव रखते थे, नमस्ते, आना जाना, किसी के यहाँ से अगर कोई निमंत्रण आया है, जैसा आपका व्यवहार था वैसा ही रखो। पहले से ये सोच के कि हमारे बारे में बुराई कर दी है तो अब ये हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा, ये सोच के ना आप अपना व्यवहार मत बदलो। आप जैसे हो वैसे ही रहो। ये पॉलिटिक्स गलियों में चलती है और चलने के बाद धीरे धीरे खत्म हो जाती है, जब आप कंटिन्यूअसली अपने ट्रैक पे चलते रहते हो, ठीक है ना। सुधारने जाओगे, अब वो बना हुआ है नेता जो मुझे समझ में आ रही है गली का, तो आप किस किस को क्या क्या एक्सप्लेनेशन दोगे? तो इससे बढ़िया ये है अपनी लाइफ में मस्त रहो, अपनी तरफ से जो अच्छा कर रहे हो करते रहो। ज्यादा ध्यान मत दो कि हाँ भाई ये सब हमारे बारे में अच्छा सोचें, वो नहीं सोचेंगे, थोड़े दिन रहेंगे। लेकिन अगर अपना एक्सपीरियंस बताओ ना, कुछ दिन बाद वापिस आ जाती है इमेज, अगर आप अपने ट्रैक पे वैसे ही चलते रहते हो जैसे चल रहे थे, सही। नेक्स्ट, दी मैंने अपने फ्रेंड को स्कूल का चार्ज दिला दिया। अब उनसे उसने मुझसे बात करनी छोड़ दी। स्कूल का चार्ज मैंने 5 मंथ चला लिया तो मैं बहुत अच्छी थी, अब उसको चार्ज मिल गया तो मैं बहुत बुरी बन गई। क्या करूं मैं ऐसी फ्रेंडशिप का? मैंने आपको पहले भी कहा था ये फ्रेंडशिप है ही नहीं। अगर फ्रेंडशिप होती तो वो पहले ही ना स्टैंड लेते। ये तो एक कहना चाहिए कुत्ता खचेड़ी चल रही है, एक दूसरे के सिर पे आप बोझ धर रही हो, और जिसके सिर पे बोझ आ जाता है वो दूसरी से बोलना बंद कर देती है। आप पे आया तो आपने उनकी सब जगह बुराइयां करी, सब कुछ करा, तो फ्रेंडशिप ना तो अब आपकी तरफ से रह गई है ना उनकी तरफ से। बल्कि दुख की बात यह है कि अब एक ढंग का स्टाफ वाला जो रिलेशन रहता है वो भी नहीं है आपके बीच में, क्योंकि अब आपकी बातचीत बंद हो गई। तो अब आपको करना सिर्फ इतना है कि भाई अपनी नौकरी बचा लो। टेक्निकली जो जो सही है वो अपना काम आप करते रहो, उसका काम वो करती रहेगी। और अगर कभी आपकी सच्ची दोस्ती थी
तो जब कुछ टाइम बीत जाएगा, साल 2 साल, और आप दोनों अपना बिना बोले भी अपना अपना काम जब करती रहोगी, तो कुछ टाइम बाद धीरे धीरे चीजें नॉर्मल होंगी और दोबारा बात भी शुरू हो जाएगी। बाकी फ्रेंडशिप का तो इसमें एफ भी नहीं है, भूल जाओ। नेक्स्ट, मेरी प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन दो मैम, मुझे झूठ बोलना एंड दोगलापन पसंद नहीं, इसलिए मैं सबको स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे देती हूँ। मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है कि वो मेरे ससुराल से है या मायके से या कौन है, इसलिए मुझे कोई लाइक नहीं करता, सब दूर हो रहे हैं मुझसे। मैं किसी की ज्यादा फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर पाती, इसलिए सब मुझसे नाराज हैं, कहते हैं कि हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब है, खुद भी मैं एडवोकेट हूँ, पर घर के खर्चे तो मेरे भी है ना, सबको हमसे बस पैसा चाहिए, क्या करूं। देखो, सीधे बोलना, साफ बोलना, झूठ ना बोलना, दोगलापन ना करना, ये गोल्डन क्वालिटी है। अगर आप ये कह रही हो कि इसकी वजह से आपसे लोग दूर हो जाते हैं, तो ये आप गलत कह रही हो, क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं अपने बहुत ही क्लोज में, जो भैया हम तो साफ कह रहे हैं, मैं बिल्कुल उनकी लैंग्वेज में बता रही हूँ, भैया हम तो साफ कह रहे हैं, मुंह पे कहना, सुखी रहना, ये कह दिया, क्या ब्लेम हो रहा है अपने ऊपर, मतलब ब्लेम नहीं कहना चाहिए, क्या डिक्लेयर कर रहे हैं अपने बारे में कि हम बहुत साफ दिल के हैं, हम जो कहते हैं मुंह पे कहते हैं। लेकिन इस एक लाइन के बाद जो उनके डायलॉग आते थे ना, भगवान कसम दिल को चीर के रख दें, इतने बुरी बातें वो बोल देती थी। ठीक है, और अगर सामने वाला रो गया या कुछ रिएक्शन दे गया, भैया हम तो साफ कह में, फिर से एंड में यही हो गया, हमारे तो मन में जो है वही है, हम मन के काले नहीं है, जो कह में मुंह पे कह में। अब ये कह के आपने दूसरे आदमी का इतना दिल दुखा दिया, और सही बताऊं वो दूसरा आदमी मैं थी। 2-3 बार ऐसा हुआ कि इतनी चुभती हुई बातें मुझे कह दी गई इस एक डायलॉग के आड़ में कि हम साफ कह में, हम दोगले नहीं है, हम जो मन में है वो ऊपर है। अबे तुम्हारे मन में अगर कचरा भरा हुआ है, तो तुम कचरा फेंक दोगे क्या दूसरे के ऊपर? यहाँ मैं आपको नहीं कह रही, लेकिन ये जो आपने लाइन बोली ना कि मुझे दोगलापन पसंद नहीं, मैं मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं, इसलिए लोग मुझसे दूर होते जा रहे हैं, इसलिए लोग आपसे दूर नहीं होते। कुछ होंगे, लेकिन सब नहीं होंगे। दूसरी चीज, मेरे पास पैसे नहीं है देने को, कोई बात नहीं, अगर आपके पास पैसे नहीं भी है ना देने को, लेकिन आप एक अच्छे इंसान हो, तो भी बहुत ज्यादा रिश्ते नहीं होंगे, लेकिन कुछ रिश्ते आपके बचेंगे। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि आपको भी एक बार औरों को ब्लेम करना वो एक अलग चीज है। देखो दुनिया में, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात से मैं रिलेट कर पा रही हूँ आपसे, इतना झूठ है, इतना दोगलापन है, और उसको व्यवहार कुशलता का नाम दिया जाता है। इरिटेट हो जाती हूँ मैं भी, मेरे को लगता है कि कैसे डील करूं। ठीक है, तो वो मैं आपके पॉइंट समझ रही हूँ, लेकिन सच बोलना, दोगलापन नहीं दिखाना, बनावटी बातें नहीं करना, अगर इससे रिश्ते या आपके सब कोई दूर होने होते ना, तो आज मैं इस पूरी दुनिया में अकेली बैठी होती, मुझे इतना पता है। मेरे रिश्ते अलग अलग परिस्थितियों से गुजरे, हिले, टूटे, जुड़े, लेकिन वापिस आए, लोग धीरे धीरे समझ गए। और अभी आप मेरे पीछे किसी से बात करोगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना भरोसा है, जो फीडबैक आता है ना इधर उधर से, कभी बातें आती हैं इधर उधर से घूम के, तो पीछे भी लोग ऐसे लोगों की बुराई नहीं करते। तो साफ बोलना या सच बोलना या दोगलापन नहीं करना, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये गोल्डन रूल होता है। लेकिन इसकी आड़ में कहीं आप दूसरे का दिल तो नहीं दुखा रहे, तब आपसे रिश्ते दूर होंगे, तब आपको लोग गलत बोलेंगे, क्योंकि ये होता है कि मैं साफ बोलता हूँ या बोलती हूँ कह के आप दूसरे का दिल चीर के रख देते हो, वो चीज तो नहीं आप कर रहे। अगर कोई बात ऐसी भी है जो उसके एंटी भी बोलनी है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके शब्द क्या हैं, उस बंदे की स्थिति उस टाइम पे क्या है, तब आप बोलोगे। और आपके बोलने से क्या फर्क पड़ रहा है, तब आप बोलोगे। हर एक को सच बताने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है ना, कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। जो जैसा है ठीक है। अगर आपसे कोई राय मांगे, आपसे कोई आपकी ओपिनियन मांग रहा है कि मेरे बारे में या इस काम के बारे में बता, जब आपको झूठ नहीं बोलना, यही तो बात है। ये थोड़ी है किसी की कोई बात आपको अच्छी नहीं लग रही, आप उसके मुंह पे जाके बता रहे हो तू ऐसा है, अरे वो पूछ रहा है आपसे वो कैसा है। क्यों जी, हम सच बोलते हैं, अरे सच बोलो, लेकिन कोई पूछे तब तो बोलो, ये वाली बात हो जाती है। तो ये ना जो आप लाइन बोल रहे हो, इसका बहुत बड़ा वो है एक विस्तार, इसका निगेटिव भी चला जाता है, पॉजिटिव भी चला जाता है। तो ये
वो मत करो कि झूठ बोलना और दोगलापन पसंद नहीं है, इसलिए मैं सबसे अलग हो गई हूँ। आप अलग नहीं होगी, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखो कि आपके सच बोलने की वजह से किसी का बहुत ज्यादा मन तो नहीं दुख रहा, और गलती से आप किसी इनोसेंट का मन तो नहीं दुखा दे रही। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी बड़ी जेठानी है, एक छोटी जेठानी है, मैं बीच में हूँ। मैं शादी के बाद प्योर फैमिली का, पूरे फैमिली का खर्चा उठाया। मेरे हस्बैंड ने बड़े भाई की हेल्प की, छोटे भाई को पढ़ाया, उसे इंडिपेंडेंट बनाया, लेकिन छोटे भाई की शादी के बाद सब बदल गए। हो नहीं था तो पढ़ते पढ़ते ही वहां तक पहुंच रही हूँ, अब भसड़ मचने वाली है, छोटे भाई की शादी हो गई। नेक्स्ट, मैंने ससुराल को अपनी फैमिली से ज्यादा समझा, बट मेरी सास ससुर जेठानी सभी मुझे हर काम में क्रिटिसाइज करते हैं। बिल्कुल सही, यही होना है। बस मुझे ऐसा लग रहा है एक्शन रिप्ले चल रहा है सारी चीजों का। मुझे नीचा दिखाते हैं, मेरी और मेरे हस्बैंड की लड़ाई कराते हैं। मेरे हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब है, इसलिए पूरी फैमिली वाले उन्हें मैनिपुलेशन करके रखते हैं। मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग आसाम है, मेरी बेटी बेटे के साथ यूपी में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड रिटायर होने वाले हैं, प्लीज हेल्प। मेरे पति को कैसे समझाऊं? आपके पति को उस दिन समझ में आएगा जब वो अपने परिवार के साथ लग के रहना शुरू करेंगे। दूर से अभी आपको दिख रहा है सब बदल गए हैं, आपकी स्थिति बदल गई, आप अब में आप कीड़े पड़ गए हैं, अब आपके मीन में एक निकाले जाने लगे हैं, लेकिन आपके पति को वो चीजें नहीं दिख रही क्योंकि वो घर पे है ही नहीं। तो जब वो रिटायर होके आ जाएंगे ना आपके साथ, तब वो देखेंगे, तब वो समझेंगे। अभी काट लो अपना टाइम। वो बदल गए, आप भी बदल जाओ। और मैं बता रही हूँ ना, एक्शन रिप्ले ये वो, अब मैं सबको यही सीख देती हूँ। जब तक आपके देवरों की नंदों की शादी नहीं होती ना, तब तक भाभी बहुत बढ़िया है। और जिस दिन सास ससुर की आखिरी जिम्मेदारी खत्म होती है, उस दिन जो बड़ी बहू होती है, उसके माथे पे ऐसे सी लिख देते हैं कि भाई तुम दुनिया की सबसे बड़ी सी हो। उससे पहले तुमने जो भी किया है वो तुम्हारी बेवकूफी मानी जाती है, और अब आगे जो भी करोगी उसमें तुम्हारी कमियां निकाली जाएंगी। ये एक नियम बन चुका, और हर बड़ी बहू इसी से गुजरती है। हाँ, ये होता ही है। ठीक है जी, तो इतना मन पे मत लो, सबके साथ हो रहा है ये सोच के रहो। जी, मैं 2 साल से पीजीटी टीचर हूँ। हस्बैंड अपने तरीके से मेरी सैलरी खर्च करते हैं, मेरी जरूरतों इच्छाओं को हमेशा बाद के लिए टाल देते हैं। कहते हैं अभी तो ये खर्च वो खर्च है, अंदर ही अंदर घुट रही हूँ। एज 35 ईयर, शादी को 18 साल। देखो जी, झंडा लेके खड़ा होना पड़ेगा, आसानी से नहीं छोड़ने के। पूरी लाइफ निकल जाएगी, तो जितना बर्दाश्त करने की क्षमता है, अगर वो लिमिट हो चुकी है तो अब बोलना सीख लो। एंड मुंह बनेगा, लड़ाइयाँ होंगी, तब आपकी सैलरी आपके पास आएगी। हेलो दी, कैसे हो आप? मैं आपसे काफी टाइम से जुड़ी हूँ। देखा जाए तो मेरे पास सब कुछ है, घर, पति, बच्चा, जॉब भी करती हूँ तो मनी भी होती है मेरे पास, बट मैं मनी को अपने ऊपर भी खर्च नहीं कर पाती। हमेशा लगता है कि सेव कर लूं मनी को, क्या ऐसे करना चाहिए? जबकि नीड ना हो मैं कुछ नहीं लेती हूँ। और सेकंड, मैं बहुत ही कम बोलती हूँ, घर में भी ऑफिस में भी समझ नहीं आता क्या बात करूँ, टॉक्ड कैसे बनूं। लोगों की नॉनसेंस बातों से अच्छा लगता है कि चुप रहूं और अपना काम करूं। यू आर गोइंग परफेक्टली यार, क्या जरूरत है चेंज करने की? पैसे की बात है वो भी ठीक है, जब जरूरत हो तब ले लो, है ना। कम बोलना ठीक है, स्टूपिड बातों में साथ लेने से अच्छा आप परफेक्ट चल रहा है, कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की खुद को। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरे 11 साल के बेटे की नजर के स्पेक्स लग गए, बहुत ज्यादा स्क्रीन भी नहीं देखता था और मैं भी ध्यान रखती थी, बट शायद हेरिडिटी में है। वो बहुत माइंड कर रहा है, बताओ दी मैं उसको कैसे समझाऊं? उसको स्टोरी सुनाओ, उसकी तारीफ करो कि उसके लुक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, एंड जिन भी चीजों से उसका चश्मा हट सकता है उसके लिए ट्राई करो। बड़े होके उसको बोल सकते हो कि आपको ज्यादा लगा, आप सर्जरी करा सकते हो, चश्मा हटाने का भी हो जाता है ना ऑपरेशन। तो अभी उसका कॉन्फिडेंस वापस लाना है, वो अपने लुक्स को लेके कॉन्शियस हो रहा होगा। अच्छे से अच्छा फ्रेम दिलवाओ जो उसके लिए लाइट वेट और सुंदर लगे। आप ही उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दो इतना, ताकि जब बच्चे या कोई और उसे साथ का कहे तो उसको परवाह ना हो। अगर वो पहले से इस चीज के बारे में इतना सोचेगा ना, तो बाहर कोई जरा सा बोलेगा या नहीं भी बोलेगा ना, वो लेता रहेगा और फिर वो और कुछ नहीं कर पाएगा, उन्हीं में लगा रहेगा। ठीक है ना, तो मेन बात लुक्स की है, तो आप उसके लुक्स को बढ़िया कर दो, चश्मा उसे अच्छे से अच्छा दिलवाओ, सुंदर सा। नेक्स्ट दी, अगर कोई मुंह पर बहुत ज्यादा बड़ाई करे, पीठ पीछे बहुत बुराई करे, तो हमें क्या करना चाहिए? एंड उस इंसान से पूछा भी नहीं छुड़ा सकते पीछा, क्योंकि खास रिलेशनशिप है। प्लीज, जब वो सामने तारीफ करते हैं तो तारीफ सुनकर उल्टा हेडेक होने लगती है एंड बोल भी नहीं सकती। आप ऐसा करती हैं
तो खुद को कैसे संभालें कि हेडेक ना हो। आपको जो पीठ पीछे वो बहुत बुराई करती है, ये कौन बताता है? पहले तो उसको पकड़ो, ठीक है ना। और अगर थोड़ा सा आपकी किस्मत साथ दे जाए तो जब वो बुराई कर रही हो, अगर वो बंदा तब आस पास हो, उसे तब बुला लो कि अरे दीदी इधर आना, देखना तुम तो ऐसे कह रही थी कि भाभी मेरे लिए पीछे ऐसे कहती हैं ऐसे कहती हैं, और ये देखो कितनी तारीफ कर रही है, तो इतनी बढ़िया औरत है यार, तुमने क्यों कहा ऐसे? ऐसे करके आमना सामना करवा दो, फिर देखो मजे, है ना। और अगर वो सामने नहीं है तो जब वो तारीफ करें ना तो उल्टी, वो 5 करें आप 25 करो, आप भी तारीफ करो, तारीफों का कंपटीशन कर लो। उनको खुद को डिस्कम्फर्ट लगने लगे कि यार इसको क्या हो गया, इतनी तारीफ क्यों कर रही है। उनको पता तो चले कि जो तुम दे रहे हो वही हम तुम्हें दे रहे हैं 5 गुना करके। नेक्स्ट, दी बाबू अभी 5 साल 5 महीने का है। सारे वर्ड तो बोलता है समझता है, बट पूरे सेंटेंस में कुछ कुछ वर्ड लाइक रात को रो नहीं बोल रह नहीं बोलता, एंड सम वर्ड्स को भी तुतलाकर बोलता है। आपने पहले वीडियो में बताया था कि रा ला वाले वर्ड्स क्या है, कहाँ से निकलते हैं वो बताओ, उसको प्रैक्टिस भी कराया, बट अभी भी वैसे ही बोलता है, क्या करूँ प्लीज रिप्लाई। देखो इसमें टाइम लगता है, 1-2 दिन या हफ्ते में कुछ नहीं होता, आप करते रहो और इतनी टेंशन मत लो, सही हो जाएगा। दी मेरी बेटी 9 साल की है बट उसकी हाइट ही नहीं बढ़ती, प्लीज कोई उपाय बताएं। आप उसकी होम्योपैथिक की दवाई करवा लो, छोटी है तो हो ही जाएगी। 9 साल और 5 साल के बच्चों को कितने घंटे पढ़ाना चाहिए? मुश्किल से 2, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि स्कूल भी है उनका। अब ये सारे क्वेश्चन ना एक ही मम्मी ने पूछ रखे थे। चलो नेक्स्ट, दी मेरी नंद कॉलेज में पढ़ती है होम साइंस, वो शाम 6 बजे से गई हुई है, पूरी रात भी नहीं आई और अगले दिन भी नहीं, पता नहीं कब आएगी। मैंने पूछा कि तुम्हारी दीदी घूमने गई है क्या, तो हस्बैंड ने कहा एग्जीबिशन है। दीदी एग्जीबिशन तो एक दिन में खत्म हो जाता है, कौन सा एग्जीबिशन है? मेरी नंद एक कस्बे के ही कॉलेज में पढ़ती है। अरे भाई उनके घर वालों को पता है, उनकी बेटी को पता है, आप बीच में हो ही नहीं ना, आपको क्यों चाहिए मसाला? और अगर कुछ ऐसा कांड होगा तो आपको पता चल ही जाएगा बाद में। आप जितना खोद खोद के पूछोगी ना, आपकी छवि निगेटिव हो रही होगी कि अच्छा ये मजे लेने के लिए पूछ रही है। पीछे रहो, मत घुसो उस चीज में, क्योंकि अब क्या आ गया। प्लीज अभी ये और क्वेश्चन आ रहे हैं, वास्तु वाले पर अलग से वीडियो डाल दीजिएगा। भाई वास्तु के लिए मैंने कहा था, मैं सही बंदी नहीं हूँ कि मैं आप लोगों के घर का वास्तु बनाऊं, है ना, गलत ही लगेगा वो। और मैंने किताब पढ़ पढ़ा के अपने हिसाब से बना लिया। और अभी किसी ने पूछ रखा था वास्तु की किताब कौन सी है, तो वो तो थी किताब, बहुत पुरानी थी, मेरे ससुर ने दी थी मुझे, लेकिन अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे ना, आपको बुक्स मिल जाएंगी। तो कहना ढूंढने वाला चाहिए, इंटरनेट समुद्र है, आज के टाइम पे कुछ भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट, थैंक यू दीदी, आप सुझाव बहुत अच्छा देती हैं। हम जब अलग हुए तो बहुत बुरे कंडीशन में गुजारे हैं, बस मैके वालों ने साथ दिया और सब ठीक हो गया। तो मेरे पति अपने घर वालों की सुनते हैं, वो लोग मेरे खिलाफ भड़काते हैं तो उन्हीं के सुनते हैं, मेरे घर वालों से मतलब नहीं रखने को कहते हैं, क्या करूं प्लीज बताएं। उनको उनका पुराना टाइम याद दिलाया करो ना, कि जिनके सुन रहे हो उन्होंने लात मारी थी, याद है। और अगर तुम्हें नहीं भी रखनी तो एटलीस्ट आप मतलब मेरे को रखने दो, ये चीज भी रखो क्लियर। उनका दिमाग एहसान लेने के बाद फिर गया, आप याद रखो उस चीज को, और याद दिलाती रहो कि यही लोग थे जिन्होंने लात मारी थी और वो लोग थे जिन्होंने संभाला था, और आज तुम फिर उल्टा चल रहे हो। दी प्लीज कुकिंग वीडियोस के लिए अच्छा सा ट्राइपॉड बताओ, रिंग लाइट अफोर्डेबल भी हो। मैंने बताया था, ये वाला दिखाया था, पर शायद लिंक नहीं दे पाई थी, इस पर लिंक दे दूंगी। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन के आंसर तो आपके वीडियो से मिल जाते हैं, पर मेरा एक क्वेश्चन है। आई एम प्राइमरी ट्यूशन टीचर, एक्सपीरियंस ऑफ 25 ईयर। कुछ बच्चों की मैथ्स बहुत वीक होती है, कितनी ही मेहनत कर लें बट कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता। मैथ्स के नाम से ही डर बैठ गया है, तो कोई ऑनलाइन क्लास या आप अगर हो तो प्लीज सजेस्ट करें। किसी व्यूअर को भी कोई आइडिया हो तो प्लीज बताएं। बाकी सारे सब्जेक्ट में होशियार है, बच्चे भी मैथ्स में वीक होते हैं। देखो जी, मैथ्स का तो मुझे बस भांजू का ही पता है, ऑनलाइन अगर कोई पढ़ा रहा है, क्योंकि बाकी क्लासेस में ओडा क्लासेस और ये सब जो है ना, इनके आप एफबी पे जाके देखो, कमेंट बहुत नेगेटिव है कि ये करा कुछ नहीं रहे। भांजू का मैंने लेके देखा था, वो अलग चीज है कि जो मेरे बच्चों के स्कूल में पढ़ा रहे थे ऑलमोस्ट वही मेथड यहाँ था,
तो और ऊपर से अलग से टाइम, वर्कशीट ये है वो, बच्चों को अभी टाइम नहीं मिल रहा, इसलिए मैंने नहीं करवाई। लेकिन अच्छी थी। तो आप या तो वहां पर, महंगी तो है, उस हिसाब से आप अफोर्डेबल कर सको, लेकिन ऑनलाइन से बढ़िया यही होता है कि भाई बहुत सारी टेक्निक है, आप अपने ही तरीकों में बदलाव कर लें, या कोई ट्यूशन टीचर आपको ऐसा मिल जाए बढ़िया जो करा दे। कई बार टीचर बदलने से भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाता है, हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है ना। अच्छा जी, बाकी फिर मेरी तारीफ आ गई है ढेर सारी। चलो जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू हो रहा है। नेक्स्ट दी, मेरी नीति, थैंक यू सो मच दी। मेरा मेंटल हेल्थ अच्छा रखने के लिए योगा क्लास से आपको बेनिफिट्स मिला है क्या? वेट कम हुआ है, बेली फैट कुछ कम हुआ है? मुझे बेली फैट कम करना है, डांस भी सीखना है, तो क्या योगा क्लास से हो जाएगा? बिल्कुल। जो साल भर वाला है ना, उसमें डांस क्लास भी होती है, उनकी बहन कराती है ना। लेकिन मैं सही बताऊं ना, मेरी संडे वाली एक आध बार, मतलब फेशियल वाली तो मैं कोशिश करती हूँ कर लूं, लेकिन डांस वांस वाली अक्सर छूट जाती है, क्योंकि वो कराती हैं एजेड के हिसाब से ना, स्लो वाला, और मेरे को अच्छा लगता था जो मैं जिम में करती थी तेज वाला, तो वो मुझे कुछ खास ना अच्छा ही लगता। लेकिन ये है कि ना करने से बेहतर है उस तरीके से देखो तो। लेकिन अगर आप बिल्कुल जीरो डांसर हो ना, वो चीज आपका सिखाती है, तो वो सब कुछ है उसमें। ढेर सारी तारीफें। और अब उसके बाद ये क्वेश्चन आया फाइनली। हेलो सुनीता जी, मेरी बहू मुझसे कहती है मुझसे बात नहीं करना। मैंने उससे बात करना बंद कर दी, फिर एक महीना हो गया तो मुझसे बात करने लगी, कुछ जवाब नहीं देती, बहुत उल्टा सीधा मुझसे बात की थी उसने झगड़े में। कहती है अपने बेटे को अपने गोद में बैठा लो, और कह रही थी मेरे काफी जोरदार झगड़ा हुआ था, मेरे बेटे ने अपने हाथ पर छोड़ दिया, अपने हस्बैंड के साथ तो अच्छी रहती है, हंसते खेलते हैं, मुझसे बात नहीं करना चाहती, मैं नहीं कर रही, माफी मांगी। मैंने नहीं कर रही, नहीं माफी मांगी। देखो जी शाइस्ता जी, आपका ना झूठ, वो बहू और सास वाला जो चल रहा है, घर आप छोड़ नहीं सकते, बेटा आपका कमा रहा, उससे घर चल रहा है, इसलिए बहू को लग रहा है कि भाई ये बोझ है, इसको हटाओ। तो जो मेरे को समझ में आ रहा है ना, आप कुछ भी करोगी, मेरी मम्मी एक कहावत कहती थी कि सास तो नून की भी बुरी लगती है। बहुओं के लिए वो एक वो करती थी कि सास का तो ना नाम ही बुरा है, बहुओं को कभी सास सुहाती नहीं। तो मतलब मेरी मम्मी खुद बहुओं के यही कहती थी कि उनकी सास ये सुनाती थी उन्हें, तो वो ये डायलॉग वो भी हमें सुनाती थी कि कहते नहीं कि सास तो नून की भी बुरी है, तो ये वो। तो वो चीज होती है जब हमें ऐसा लगने लगता है ना कि अपने सास ससुर को हम पाल रहे हैं, है ना, हम उन्हें माँ बाप नहीं मान रहे, हम उन्हें ये मान के चलते हैं ना कि हम इन्हें पाल रहे हैं, तो फिर उनका रहना, वो चाहे कितना भी अच्छा कर ले, वो चाहे कितना भी एडजस्ट कर ले, वो चाहे मतलब नॉर्मल हमारे पेरेंट्स की तरह ही हो, लेकिन फिर वो हमें खटकने लगते हैं। तो वो आपकी बहू के साथ हो रहा है, तो आप ना अपना समय समझ के इसको काट लो, अगर कट सकता है। नहीं तो मैं हमेशा कहती हूँ, आपको लग रहा है मैं घर छोड़ के नहीं जा सकती, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं वहां, देखो आत्मसम्मान से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है, चाहे मेरी एज कुछ भी होती। और हमें लगता है कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, जब हम करने पे आ जाए ना, सब कर लेंगे। तो आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगे, अपनी हॉबीज में अपने इन्वॉल्व रहो, घर के जितने काम आपको अच्छे लगे आप कर रहे हो, करते रहो। आपकी बहू आपसे सीधे मुंह बात करे, कर लो, नहीं बात करे, मत करो। उसके लिए ये मत रखो कि मुझसे बात करेगी नहीं करेगी, मेच्योरिटी अब आपको दिखानी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वजन देखें तो पलड़ा भी उसका भारी है ना। तो आप थोड़े कमजोर पक्ष पे हैं, इसलिए माँ होने के बाद भी आपको ये एडजस्ट करना पड़ेगा, और नहीं हो रहा एडजस्ट तो आपको फिर अपना आत्मसम्मान बचाते हुए यहाँ से जाना ही चाहिए। अगर आपका कोई और बच्चा नहीं है, आपको लग रहा है कोई और आसरा नहीं है, आपको यहीं रहना है, तो भाई फिर तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और अपने आप को व्यस्त रखने के लिए भगवान में ध्यान लगाओ। आपका नाम मुस्लिम है तो आप अपनी नमाज वमाज इसमें अपना टाइम बिताओ, ठीक है। तो काट लो ये टाइम, अगर अपोज करना बस की नहीं है तो फिर काट लो, इसमें आप सुधार नहीं सकती, या मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप अपनी बहू से ये कहो देन वो सुधर जाएगी। भाई सुधारा बिगड़े हुए को जाता है, लेकिन अगर किसी ने ठान ली कि मुझे एडजस्ट ही नहीं करना इसके साथ, वो नहीं करेगा। आप कुछ भी बोलो, कुछ भी करो। नेक्स्ट, मेरा पड़ोसन की बेटी मेरे घर आने के लिए जिद करती है, वह बहुत जिद्दी है, मेरा बेटा 2 साल का है, वह 4 साल की है, उसको घर आने के लिए पोलाइटली कैसे मना करना चाहिए, प्लीज बताइए। और उसकी माँ कुछ नहीं बोलती है, बेटी को चुप रहती है। अच्छा,
उसे डरा दो, मेरे घर में भूत का कमरा है, ये वो ऐसे करके उसे कुछ उल्लू सा बना दो, है ना। और अब उसके बेड उनको कह दो कि नहीं ना, मेरे को सोना है या कुछ करना है, मैं लेटूंगी, भाभी जी से ऐसा रख लो। 2-4 बार ऐसे करोगे और बच्चे को झूठ बोल के कुछ कहानी सुना के डरा दो कि नहीं हमारे घर पे ये है वो है। हाँ, ये कहा, लगता है आंटी जी बिग बॉस बहुत ज्यादा देखती हैं। हाँ बेटा जी, बिग आंटी जी बिग बॉस बहुत ज्यादा देखती हैं और बहुत कुछ सीखती भी हैं बिग बॉस से। Hi dear, I am a working woman earning well. My in-laws did not help me properly when I had my delivery. I needed a maid so I could focus on my career, but they opposed very strongly. Also, lots of taunting that really hurt me. Now I am emotionally completely detached from them, and I don't think I have any obligation to serve them when they need me. Am I right? देखो, डिटैचमेंट ठीक है, लेकिन अगर उन्हें आपकी जरूरत पड़ रही है और वो चाहते हैं आप उनकी मदद करो, तो मेरे हिसाब से आपको जितनी बन पड़े उनकी मदद कर देनी चाहिए। डिटैचमेंट का मतलब ही यही है कि अब आप उनसे कोई उम्मीद नहीं रख रहे, तो वो आपको दुख नहीं पहुंचा सकते। लेकिन अगर उनको आपकी जरूरत है एंड आप बिना अपने को बहुत कष्ट दिए उनके लिए कुछ कर सकते हो, तो वो करने से पीछे आपको नहीं हटना है। असली सही डिसीजन यही होएगा। उनके टाइम पे उन्हें जो सही लगा उन्होंने वो कर लिया, वो उनका कर्म है, वो उनका प्रारब्ध है। आप उसको बराबर करने जाओगे तो कहीं ना कहीं आप अपना कर्म भी खराब कर रहे हो, ये सोच लेना। तो ये नहीं मैं कह रही कि नौकरी छोड़ के उनके लिए बिछ जाओ, उनके सेवा भाव में लग जाओ, लेकिन जो इजीली कर सकते हो वो करने से पीछे मत हटना, अगर मेरी सलाह मायने रखती है तो। नेक्स्ट, मेरी प्रॉब्लम है कि मेरी 8 साल की बेटी को पढ़ाई में कम इंटरेस्ट है। मैं जितनी देर बैठूंगी कटेगी, नहीं तो नहीं लेके बैठी रहेगी। काम लेकर बैठे रहना इस आदत का क्या करूं? चिल्लाने से कुछ नहीं होता, ज्यादा मार पिटाई मैं कर नहीं सकती, और मैं पास्ट में डिप्रेशन की पेशेंट रह चुकी हूँ। उनको अच्छा बचपन अच्छा जीवन देना चाहती हूँ, क्या करूं? हम्म अगर इतना इम्पोर्टेंट है कि जब तक उसका काम ना हो जाए आपको चैन नहीं पड़ेगी, तो फिर मुझे लगता है कि प्रायोरिटी आपकी उनके बच्चों की जब पढ़ाई है तो फिर उसको ही पूरा करो, बाकी के काम अगर छूटते हैं तो छूट जाएं। अगर वो आपके बैठने से ही करेगी और आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप उसको बीच में जब छोड़ते हो तो आप इरिटेट हो रहे हो, तो बैठे ही रहो। या फिर एक और तरीका होता है कि आप उसको छोड़ के देखो, थोड़ी देर आप बैठ गए, थोड़ी देर छोटे, नंबर कम होंगे उसके, तब टोको। लेकिन उसको फिर इतना स्ट्रेस ना आप लो ना उसे दो कि भाई तेरे ये परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। धीरे धीरे उसे खुद समझ में आएगा कि जब लग रही थी अच्छे से मम्मी पापा के साथ पढ़ रही थी तो इतने मार्क्स आ रहे थे, अब इतने हैं। तो ऐसे करके भी 2-3 साल में बच्चा फिर सीख जाता है और फिर खुद पढ़ने लगता है। तो आप देख लो कि आपके लिए अगर पढ़ाई इतनी इंपॉर्टेंट है तो फिर बाकी काम छोड़ के पहले उसके साथ बैठ के ही करवा लो भी, हर बच्चा एक सा नहीं होता। और आपकी बेटी है कितने साल की? 8 साल की। नहीं पढ़ते भैया 8 साल के बच्चे कि हम अलग चले गए और वो फिर लेके बैठी है, वो यही करेंगे, बच्ची है वो। तो और 2-3 साल आपको लगना पड़ेगा, फिर करने लगेगी, इतना स्ट्रेस मत लो। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी नंद की शादी है 4 दिसंबर को। मेरी सास ने पहले बोला कि मैं और मेरे हस्बैंड और ससुर 3 लोग चले जाएं। फिर तुरंत बोली मेरे हस्बैंड को कि ये दुकान देख लेंगे। लास्ट डिसीजन बोली कि मैं और ससुर ही जाएं। अब बताइए मैं क्या करूं? मुझे मन है कि मेरे हस्बैंड भी चलें, बट मेरी एज, अगर कंडीशन सामने रखूंगी तो मे भी आर्गुमेंट हो जाए, प्लीज बताएं। ससुर नहीं देख सकते दुकान, और नहीं देख सकते तो भी शादी है तो भैया ससुर के साथ कौन जाता है यार शादी में? सीधे यही बोल दो ना कि तो फिर मैं भी नहीं जा रही, फिर ससुर को ही जाने दो, सास और ससुर चले जाएं बेस्ट। ये बोलो ना, सास और ससुर चले जाएं, आप दोनों मियाँ बीवी अपने यहाँ रहो, आपका यहाँ हनीमून हो जाएगा, उनका वहां। ये बढ़िया है, ना लड़ाई होगी ना कुछ। क्या ना, मैं नहीं जा रही मम्मी, आप और चले जाओ पापा के साथ, बात खत्म। नेक्स्ट मैम, मैं आपको मेरी फ्रेंड की स्टोरी बताई थी, उसमें उसको मम्मी के घर 1 ईयर हो गए। उसके हस्बैंड बोल रहे हैं कि ये क्या लिखा पढ़ी करके मैं अब ड्रिंक नहीं करूंगा, उस ले जाने के लिए रेडी है, पर उसकी लड़के की फैमिली से कोई बिग बता नहीं करते हैं, जबकि लड़की के घर वाले ने बोल दिया डिवोर्स चाहिए। वो लोग उसके घर वालों को फोन भी नहीं उड़ाते। उसको क्या करना चाहिए? कोर्ट केस या फिर एक मौका दे दें? आपकी ना क्वेश्चन बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे को पढ़ने में, लेकिन अगर हस्बैंड और वाइफ का ना, देखो इन दोनों को ही पता होता है,
तीसरा आदमी उनके बीच में अक्सर पागल बनता है। तो अगर उसको लगता है कि दे देना चाहिए एक मौका तो दे दे, क्योंकि देखो एक बार डिवोर्स विवोर्स का चक्कर शुरू हो गया फिर बात ज्यादा खराब हो जाती है, फिर वापसी नहीं होती। तो अगर उसको लगता है कि उसके पति कुछ चेंज हो गए हैं, कुछ भी है, तो एक मौका और दे दें। नेक्स्ट, दीदी आजकल वुमेन के लिए लेदर जैकेट और डेनिम जैकेट ट्रेंड में है या नहीं, और क्या चीज ट्रेंड में है क्या नहीं, ये कैसे पता करें और कहाँ? क्योंकि मुझे हस्बैंड बाहर कहीं लेके नहीं जाते, ना जॉब कर सकती हूँ कभी, तो अगर मैं कपड़े लूं या कैरी करूं कपड़े तो कैसे पता करूं? अब तो भाई ट्रेंड सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम से पता लग जाता है क्या चल रहा है ना? या फिर आप ऑनलाइन अगर शॉपिंग करते हो, आप स्क्रॉल करना शुरू करो, ऑटोमेटिकली कोई एक नई चीज वायरल होनी शुरू हो जाती है ना? तो अब वो जमाने लग गए कि हीरोइनों ने कुछ पहना। पहले क्या होता था, लीड हीरोइन एक बढ़िया सी ड्रेस किसी गाने में पहनती थी, हम आपके हैं कौन में लांचा ट्रेंड में आ गया था क्योंकि उसने पहना था ग्रीन और व्हाइट वो लहंगा, उसको लांचा कहते थे, यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी एंड स्कर्ट, वो आ गया। फिर डीडीएलजे आई, तो अब डीडीएलजे में जो काजोल ने पहना था लहंगा, इस तरीके की शर्ट वाला एंड लहंगा, वो अब ट्रेंड में आ रहा है। सोचो, अब बिक रहा है, वो खूब बिक रहा है, लोग पहन रहे हैं, बड़ा खुश हो रहे हैं पहन पहन के कि पता नहीं क्या नई चीज पहन ली। तो ट्रेंड का अगर पता कर रहे हैं ना, तो सिंपल है, इंस्टाग्राम पे रील्स देखो, लोग बैठे हुए हैं ट्रेंड सेटर ही बनने के लिए, और जो ट्रेंड चलता है आते ही ऐसे लपकते हैं, फिर एक बनाता है उस पर लाखों रील बन जाती है। तो अगर आपको ये देखना है, और दूसरी जो मेरी राय है, देखो ट्रेंड को लेके, आपको जो अपने ऊपर सबसे बढ़िया लगे, भले वो 20 साल पुराना हो, आपने पहन लिया तरीके से, वो ही ट्रेंड बन जाएगा। पता है, अब आपको लगेगा कि मतलब क्या ये बात सच है? जो अभी लहंगे चल रहे हैं ना, लाइट वेट है ना, फ्लोई से, केवल बॉर्डर ही बॉर्डर है, प्लेन लहंगा है, ये सब जो पिछले कहना चाहिए 4-6 सालों से चल रहे हैं, ये कभी जब मैं छोटी थी या टीन एज में थी ना, तो मेरे को लगता था शादी में मैं ना ऐसा लहंगा पहनूंगी इस तरीके का, जिसको पहन के आप चल सको, अच्छे से डांस वांस कर सको या कुछ कर सको, लाइट वेट सा होना चाहिए जिसको आप शादी के बाद भी पहन सको। और वो लहंगे ना दुकानों पे मिलते नहीं थे, तो मैं बिल्कुल श्योर थी कि अगर ऐसा नहीं मिला तो मैं अपनी शादी में लहंगा खुद कपड़ा ला के बनाऊंगी, लेकिन मैं ऐसे ही बनाऊंगी। फिर वो चीज ट्रेंड में लेकिन ऐसी आई, उसके बाद लहंगे ऐसे वायरल हुए, वरना कोई नहीं पहनता था लहंगे, शादी वाला लहंगा है बस, वो एक आध बार पहन लिया, कोई बाद में लहंगे नहीं खरीदता था, साड़ियां ही पहनी जाती थी, कम से कम यूपी में, है ना? और अब क्या हो रहा है कि हर फंक्शन में दूसरे की किसी की शादी है, हम लहंगा खरीद रहे हैं, तो ये ट्रेंड चला दोबारा से। तो भैया ट्रेंड का कुछ नहीं है, आप 20 साल पुराना ट्रेंड हमेशा पलट पलट के आते हैं, आप 20 साल पुराना ट्रेंड है, उसको ही आप ढंग से पहन लो। बनारसी साड़ी, दूसरा एग्जाम्पल, मुझे याद है जो बराबर में हमारे यहाँ नेहा शादी हुई है पुनीत की जब हुई थी, तो हमारे यहाँ ना शादी में जितनी साड़ियां चढ़े चढ़े, लेकिन एक बनारसी साड़ी जरूर चढ़ती है। तो मेरी भी चढ़ी, फिर मेरी देवरानी आई जो है वो एक्सपायर हो गई, उसकी चढ़ी। अब जब इसके लिए हम ढूंढने गए ना, पुनीत की शादी में साड़ियां ले रहे थे, तो भाई साहब हम शोरूमों पे जाएं, हम बनारसी साड़ी मांगे और हमें शोरूम वाले एक एक मना कर दे, जब कौन पहनता बनारसी? हमें बनारसी साड़ी नहीं मिल रही थी ढूंढने से भी। और ये कब की बात है मैं बताऊं आपको, 2015 की, हमें नहीं मिल रही थी साड़ी। ठीक है, अब क्या होता है उसके बाद, फिर अनुष्का की शादी हुई, दीपिका की शादी हुई, उन्होंने रिसेप्शन में पहन ली साड़ी बनारसी, और वो आई बाहुबली, उससे बनारसी साड़ियां, सिल्क का कपड़ा ऐसा ट्रेंड में आया, अब ले लो बनारसी भरा पड़ा है, असली नकली सब। लेकिन उस टाइम पे जब हम लोग बनारसी पहन के निकलते थे ना, बिल्कुल अलग तो लग रहे हैं, लेकिन सब तारीफ करते थे कि कितनी सुंदर लग रही है यार बनारसी साड़ी में, पुराने स्टाइल की साड़ी पहन रखी है, लेकिन वो दुकानों पे मिल नहीं रही थी। पर उस टाइम पे भी मैंने उसे 3-4 बार पहना है, और जब पहनती थी तभी खूब तारीफ होती थी कि कितनी सुंदर लग रही है साड़ी में। तो ट्रेंड का मुंह मत देखा, जो आप अच्छे से पहन लोगे, कॉन्फिडेंटली पहन लोगे, वो ही ट्रेंड बन जाता है, धीरे धीरे वो चीज आ जाती है वापस। तो अब हीरो हीरोइन कोई ट्रेंड चलाते हैं, वो बढ़िया है अगर प्रैक्टिकली पहनने लायक है। लेकिन अब जो आपका क्वेश्चन था ना कि लेदर जैकेट और डेनिम जैकेट ट्रेंड में है या नहीं है, आपके पास अगर है डेनिम जैकेट, लेदर जैकेट है, तो उसे पहन लो, ट्रेंड में अपने आप आ जाएगी। नेक्स्ट, दी मेरे 4 बुआ हैं, एक रिकॉर्डिंग एक के बहू ने दे, तो उसने
मेरे मम्मी पापा के बारे में बहुत बुरा बात बोल रहे हैं और अब खुद सबने बोलना छोड़ दिया, मुझे गाली देती हैं पीछे से, क्या करना चाहिए? कुछ मत करो। क्या ही करोगे? किस किस के पास जाके लड़ोगे? बात खराब हो गई, अब बस बैठो शांत से। नेक्स्ट दी, आपने आग्नेय कोण के बारे में बताया, पर पता कैसे चलेगा हमारा किचन आग्नेय में है या नहीं? देखो, आग्नेय कोण होता है नॉर्थ वेस्ट में, ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट जो होता है, यानी कि अगर आपका ऐसे बना है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये वाला जो कोना है ईस्ट और साउथ के बीच का, ये आग्नेय कोण होता है। यहाँ पर आप देख लो। नेक्स्ट, हेलो आप दी, बहुत अच्छे लग रहे हो। मैं नोएडा से ये एग्जाम देकर आई हूँ, बेटी के डिप्रेशन के चलते प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाई, चमत्कार हो गया। 16 सालों में अभी पहली बार ससुर के बहकावे में आकर झगड़े नहीं, बस सुन ली उनकी, मेरे और बच्चों के साथ नॉर्मल रहे। मैं बहुत खुश हूँ, आपके चैनल्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें। मुझे तो गलत नहीं होने पर भी गिल्ट फील करवाया जाता था। थैंक यू दी, बहुत खुशी हुई मुझे। और आपको लग रहा है पेपर अच्छा नहीं करके आए कुछ है, मैं तो कहूंगी हो जाए आपका, बढ़िया है। नेक्स्ट, कई बार चमत्कार वहां भी हो जाते हैं। नेक्स्ट, हेलो दीदी, बेली फैट कम करने के लिए स्वेट बेल्ट काम करती है? नहीं। और फिर हैं जी ढेर सारे, थैंक यू। एंड लास्ट क्वेश्चन, हेलो दी, मेरी सास पड़ोसन से बुराई कर रही थी मेरी और हस्बैंड की, मैंने सुन ली और ससुर से बता दिया कि इन्हें समझाओ, झूठ क्यों बोल रही थी, इस बात पर लड़ाई हो गई। और जो कपड़े मैंने करवा चौथ और वही व्रत के दिए थे वो मेरे गेट पे फेंक गई। अब मैं उन कपड़ों का क्या करूं और आगे क्या करूं, प्लीज बताना। बहन, उन कपड़ों को लेके सिलवा लो अपने लिए, और अगर तुम्हारे लायक नहीं है और तुम्हें लग रहा है कि हम फेंकी हुई चीज नहीं लेंगे, ऐसा कुछ है, तो किसी मंदिर में पंडित को या किसी मांगने वाले को या अपने काम वाली को दान में दे दो, सिंपल। अब रही बात आगे की, तो अभी तो ये त्योहार गए हैं, अगले साल जब ये त्योहार आएगा तब की तब देखना क्या स्थिति बनती है तुम्हारी रिलेशन की, उसके लिए आगे से क्यों सोच रही हो अभी से, क्या पता सब ठीक हो जाए, है ना। तो यहाँ पर हमारे एपिसोड 150 के मैंने छोड़े हैं आज 3 क्वेश्चन, और तीनों बहुत ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से पढ़ने में समझ में ही नहीं आए, मैंने कोशिश करी थी। बाकी मैंने सारे ही जो तारीफ वाले थे वो पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन वाले थे उनके आंसर दे दिए हैं। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर किसी और के काम का लगे तो शेयर कर देना। आपका कोई क्वेश्चन हो मन में उठ रहा हो तो कमेंट कर देना। हाइप का ऑप्शन आ रहा हो तो हाइप कर देना, ताकि ये चैनल मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए। मुझे लगता है कि लिव लाइफ इजी से भी ज्यादा इस चैनल को लोगों तक पहुंचने की जरूरत है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली फंसे हुई स्टक जो हो गई हैं महिलाएं, उनको कहीं ना कहीं बाहर खींच के उनकी लाइफ को सॉर्टेड करने में एक रोल प्ले हो रहा है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि ये काम हो पाया इस चैनल के थ्रू। तो जो अभी सक्सेस स्टोरीज इसमें आती है ना, मेरा पढ़ के मन सच में इतना अच्छा हो जाता है कि मेरी देर रात तक की जगने की या जो भी मेहनत मेरी पड़ रही है एक्स्ट्रा, वो वसूल है। अगर कोई भी अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर पा रहा है, सॉर्टेड हो पा रहा है, सुख शांति जिसको महसूस हो पा रही है, उसका घर ट्रैक पे आ रहा है, तो मुझे बड़ी खुशी है कि ठीक है, अगर मेरे थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करने से ये सब हो पाए तो बहुत बढ़िया चीज है। चलो, आज का एपिसोड खत्म कर रही हूँ, मिलती हूँ अगले एपिसोड में। और सूट अच्छा लग रहा हो तो ये मिंत्रा से है, थोड़ा महंगा है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि पूरा पार्टी वियर है। अभी मैं पार्टी में ही गई थी, तब पहन के गई थी इसको, बहुत ही सुंदर है। सारी ना कढ़ाई है, सितारे नहीं है, पूरी कढ़ाई है, ये बारीक बारीक, कितनी सुंदर। तो ये आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगी इसकी डिटेल वीडियो, जस्टिफाई वाले पे भी आएगी हॉल वीडियो, तब देखना। फिलहाल मिलते हैं, चलो, तब तक के लिए स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।